नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में कक्षा 10 आरबीएससी गणित मॉडल पेपर 2021 का भाग ब हल करेंगे। बच्चों, इसे पिछली क्लास में हमने मॉडल पेपर का भाग अ हल किया था। भाग ब में टोटल 8 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल आपके 2 अंक का होगा, इसलिए ये वाला भाग आपके 16 अंक का है। बच्चों, मॉडल पेपर में ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये सभी सवाल ध्यानपूर्वक समझने हैं और यदि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आते हैं तो आप इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक जरूर करिएगा और मुझे कमेंट में आप बताइएगा कि ये जो सवाल हैं वो आपकी दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं। बच्चों, पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, भाग ब में सवाल नंबर 12 से लेके सवाल नंबर 19 तक 8 सवाल हैं आपके, तो ये सवाल आपको ध्यान से समझने हैं। तो देखो, 12वां सवाल, 2 जांक विधि से भाग कीजिए। बच्चों, 12वां सवाल आपके पहली प्रश्नावली से पूछा जाएगा। तो देखो, यहाँ हमें 2 जांक विधि से भाग करना है, 87 का भाग लगाना है। ठीक है ना। अब देखो, 2 जांक विधि से हम 2 तरह से भाग कर सकते हैं। एक तो साधारण 2 जांक से और दूसरा 2 जांक प्लस विनकुलम से। हम यहाँ पर 2 जांक प्लस विनकुलम से करेंगे ताकि आपका सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो कैसे, आपको जिसका भाग देना है, ठीक है, यदि उसका इकाई का अंक 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो, तो आप इसको विनकुलम में बदल लीजिए। किस में बदल लीजिए? विनकुलम में। कैसे? देखो, यहाँ पर इकाई का अंक 7 मतलब 5 से बड़ा है, तो हम इसको विनकुलम में चेंज कर लेंगे। कैसे? देखो, 87 को विनकुलम में बदलेंगे। अब विनकुलम में बदलने के लिए जो लास्ट वाला अंक है उसको हम 10 में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं? 10 में से। तो देखो, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 और इसके ऊपर लगा देंगे विनकुलम। ठीक है। अब इसके आगे वाले नंबर पर एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। किसका चिन्ह? एकाधिक का। तो 8 और 1 कितना हो गया? ये हो गया आपके 9। ठीक है। देखो, ये 87 है ना, तो ये भी आपके 87 है। बस इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया विनकुलम में। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इकाई का अंक 5 से बड़ा हो तभी ये काम करना है हमें। अगर 5 हो या 5 से छोटा हो तब ये काम नहीं करना है। तो 5 से बड़ा था, इसलिए यहाँ पर लास्ट वाला जो अंक है उसको 10 में से घटाएंगे। 10 में से 7 गए तो 3, उसके ऊपर विनकुलम लगेगा। जस्ट आगे वाले नंबर पर एकाधिक लग जाएगा। तो 8 और 1 हो गया आपके 9। ठीक है। अब क्या करना है, आपको भाग वाला यहाँ पर फॉर्मेट तैयार करना है ऐसा। ठीक है ना। ये हो गया आपके भाग वाला, हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर 3 खाने हैं। देखो, 1, 2 और 3। सबसे पहले लिखना है आपको पहले खाने में। अब पहले खाने में क्या लिखना है? जिसका हमें भाग देना है। बताओ किसका भाग देना है? 87 का। तो वो यहाँ लिखेंगे, लेकिन अब 87 की जगह ये लिखेंगे क्योंकि हमने विनकुलम में चेंज कर लिया ना। तो सबसे पहले देखो, 9 तो लिखोगे यहाँ पर और 3 लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, 9 तो लिखेंगे यहाँ पर और ये 3 लिखेंगे यहाँ पर, जिसके ऊपर विनकुलम है। विनकुलम का मतलब ये नंबर माइनस का है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब इसके बाद लिखेंगे तीसरे खाने में। ठीक है। अब तीसरे खाने में देखो, यहाँ पर यहाँ कितना अंक है? 1 ही अंक है ना, तो यहाँ पीछे से 1 अंक लिखेंगे यहाँ पर 5। ठीक है। अब बचे हुए अंक यहाँ लिखेंगे बीच वाले खाने में, थोड़ी गैप दे देके। तो यहाँ 9, फिर 8, फिर 7 और फिर 6 हो गया। तो ये तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से जमाना है। ठीक है। अब बच्चों, ये जो 9 है ये तो है मुख्यांक। ये तो क्या है? मुख्यांक। और जो ये 3 है ये है 2 जांक। क्या है? 2 जांक। अब बच्चों, ये 9 तो आपके भाग देने के काम आएगा। क्या काम आएगा? भाग देने के काम। और जो ये -3 है ये गुणा करके घटाने के काम आएगा। गुणा करके घटाने के। कैसे? देखो, ध्यान दो, इसमें आपको जो आप यहाँ पर करते हो वो आपको थोड़ा लिखना भी पड़ेगा। ठीक है। तो देखो, नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर। 9 क्या काम आएगा? भाग देने के काम। 9 का भाग देंगे, 9 में जाएगा, चल जाएगा। 9 का भाग 9 में चल जाएगा। तो देखो, यहाँ पर 9 में हम भाग देंगे किसका? 9 का। और जब आप भाग करते हो तो हमेशा 2 चीज़ें आती है।
एक तो आता है भागफल और एक आता है शेषफल। एक तो आता है भागफल, ठीक है, और एक आता है शेषफल, ठीक है। अब बताओ 9 का भाग 9 में लगाएंगे तो 9 एकम 9, एक बार, और शेष कितना बचेगा, पूरी पूरी बार भाग जा रहा है तो शेष बचेगा 0, ठीक है। अब देखो जो भागफल आया उसको तो लिखेंगे यहाँ पर, और जो शेषफल आया उसको देखो 9 तो हमने यहाँ काम ले लिया, 9 के जस्ट आगे, ठीक है, ये हो गया। समझ में आई बात। 9 का भाग 9 में दिया, भागफल 1 आया, शेषफल 0 आया, भागफल को यहाँ लिखेंगे, शेषफल को यहाँ लिखेंगे, हो गया। अब बच्चों यहाँ पर बनेगा आपके नया भाज्य, क्या बनेगा, नया भाज्य। अब नया भाज्य क्या बनेगा, देखो ये 0 8, नया भाज्य क्या बनेगा, ये बनेगा 0 8, बन गया। अब इस नए भाज्य का करेंगे हम संशोधन, क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, मतलब माइनस। अब क्या संशोधन, 1 और 3 का गुणा, मैंने क्या कहा था, ये गुणा करके घटाने के काम आएगा, 1 और 3 का गुणा माइनस करेंगे, तो 1 गुणा ये आ गया माइनस का 3, हो गया। अब देखो यहाँ पर हल करो, 0 8 लिखो या 8 लिखो एक ही बात है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 एकम 3, 3 ही होगा, और ये माइनस माइनस प्लस, 8 और 3 कितना हो गया भाई, ये हो गया आपके 11, कितना हो गया 11। समझ में आ गया बच्चों। ये नंबर अगर आपके प्लस का आया तो इसको आप आगे लेके आओगे, ठीक है, और अगर ये नंबर माइनस का आता तो यहाँ पर हमें प्रक्रिया कैंसिल करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन ये वाला नंबर आपके माइनस में कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने संख्या को किस में चेंज कर लिया, विनकुलम में। अगर हम विनकुलम में नहीं चेंज करते तो आपकी ये संख्या माइनस में आ सकती थी। अब ये प्लस में आया तो इसको लेके आओ आगे। तो नंबर 2 11, ठीक है, 11 ही है। अब इसमें हम देंगे भाग, भाग किसका देंगे, वही 9 का। भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा। भाग देने पर हमेशा 2 चीजें आती है, एक तो भागफल और एक शेषफल। 9 एकम 9, एक बार भाग गया। अब बताओ शेष कितना बचा, 9 एकम 9, 2 बचेगा, तो ये शेष बच गया आपके 2, ठीक है। भागफल को तो लिखेंगे यहाँ पर, अब शेषफल को लिखेंगे, देखो ये काम आ गया तो यहाँ पर। बताओ नया भाज्य क्या आया, नया भाज्य आया आपके कितना हो गया, देखो 27 हो गया ना, ये हो गया 27। अब नए भाज्य का क्या करेंगे, संशोधन। क्या संशोधन, अभी बताया था, इस 1 और 3 का गुणा, 1 गुणा 3। अब देखो मैं यहाँ डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस, तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये नंबर किसका आया, प्लस का। अगर प्लस का आया तो इसको लेके आएंगे आगे, अगर माइनस का आता तो प्रक्रिया कर देते कैंसिल, लेकिन माइनस का आपके नहीं आएगा क्योंकि हमने वहां पर विनकुलम में इसको चेंज कर लिया है। तो लिया आओ आगे। नंबर 3, 30 में वही भाग लगाएंगे किसका, 9 का। भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा। बताओ भागफल कितना, 9 × 27, 9 × 27, और शेष भी कितना, 3, ठीक है। तो भागफल को तो लिखेंगे यहाँ पर और शेषफल को लिखेंगे, देखो ये काम आ गया था यहाँ पर। अब वही क्या बनेगा, वही बनेगा नया भाज्य। बच्चों अगर आपने ये ध्यान से देखा तो बहुत ही आसान है और बहुत मजेदार है, ठीक है। अब हो गया नया भाज्य, कितना बना भाई, 36 बन गया, बढ़िया ना 36। अब इसका क्या करेंगे, संशोधन। बताओ क्या संशोधन होगा, इस 3 और 3 का गुणा, 3 गुणा -3। अब देखो यहाँ भी मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 3 तिया 9, माइनस माइनस प्लस, तो 36 में कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। तो 36 में 9 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके 45, ठीक है। 36 में 9 जोड़ा तो 45, ये संख्या प्लस की आ गई तो इसको लेके आएंगे आगे। नंबर 4, 45 में भाग देंगे 9 का। भागफल भी आएगा, शेषफल भी आएगा। भाग तो इसी का देना है आपको। बताओ भागफल, 9 पंजे 45, 5 बार, 9 पंजे 45, भाग पूरी पूरी भाग गया तो शेष क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो भागफल को तो लिखेंगे यहाँ पर और शेषफल देखो ये कंप्लीट हो गया तो शेषफल को लिखेंगे यहाँ पर।
तो बताओ क्या बनेगा, नया भाज्य कितना बनेगा 0.5। इसका करेंगे संशोधन। अब बताओ क्या संशोधन, 5 और 3 का गुणा, 5 गुणा 3। अब देखो यहाँ भी 5 थी 15, 5 थी 15, माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 5 ये हो गया आपके 20। ठीक है, अब देखो इधर आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये जो 20 बचा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो आपके आ जाएगा भागफल और ये आपके आ जाएगा शेषफल। तो बच्चों इस तरह से आपको 2 नंबर लेके आने हैं, बहुत ही आसान है, आपको ये करना है। आप बिना विनकुलम में बदले भी कर सकते हो, डायरेक्ट 87 से भी कर सकते हो। 8 यहाँ लिखो, 7 यहाँ लिखो, सेम प्रोसेस यही रहेगी। बस इससे करोगे तो आपके इधर वाले नंबर माइनस में आ सकते हैं, तो फिर आपको प्रक्रिया कैंसिल करके दोबारा से भाग देना पड़ेगा, घटानी पड़ेगी संख्या। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अगर आप ऐसे बदलाव करते हो तो आपकी इधर संख्या कभी भी माइनस में नहीं आने वाली है। समझ में आ गया? तो भागफल तो 1135 है और शेषफल कितना है 20 है। हो सकता है बच्चों में थोड़ा समय ज़्यादा ले रहा हूँ आपको समझाने में, फिर भी मैं आपको पूरा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ये सभी सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 13। 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। बच्चों ये वाला जो सवाल आएगा आपके प्रश्नावली 3 से, बहुपद वाली प्रश्नावली से आएगा। तो देखो 16 को 2 भागों में बांटना है। 16 को 2, मान लो 16 को 2 भागों में तोड़ना है हमें। मान लो एक भाग 6 है, एक भाग कितना है 6, तो बताओ दूसरा कितना होगा 10 होगा ना। एक भाग अगर 6 मान लो तो दूसरा कितना होगा 10 ही होगा, क्योंकि 16 में से 6 घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो बड़ा और छोटा दे रखा है ना, तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखो माना बड़ा भाग। बताओ क्या मान लो बच्चों, x मान लो। क्या मान लो, तो बताओ छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो एक भाग 6 है, तो दूसरा 10 कैसे होगा, जब 16 में से कितना घटाओगे 6 घटाओगे, तभी तो कितना होगा 10 होगा ना। तो मान लो एक भाग x है, तो दूसरे भाग के लिए हम 16 में से क्या घटा देंगे, x घटा देंगे, दूसरा भाग आ जाएगा। आ गया? अब देखो सवाल क्या कह रहा है, देखो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। सबसे पहले तो हम मान लेंगे जो हमें ज्ञात करना है छोटा और बड़ा, फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या देखो यहाँ ध्यान से, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि, यहाँ से ध्यान, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 से गुणा, ये लिखा है ना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। ये बड़े भाग के का वर्ग कर दिया और उसका 2 गुना कर दिया। 2 गुना किसके बराबर है, छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है तो प्लस करेंगे 164। ये आपका स्टेटमेंट है सवाल का कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। हो गया? अब देखो यहाँ 2 का तो 2, बताओ बड़ा भाग कितना, बड़ा भाग हमने x माना तो ये x और यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। हो गया? अब बराबर यहाँ देखो छोटे भाग, अब छोटा भाग कितना, ये रहा 16 माइनस x और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 164। हो गया बच्चों? अब हल करो इसको। देखो यहाँ पर सूत्र लग रहा है आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे खुलता है सूत्र। तो इसको हम सूत्र की सहायता से खोल देंगे। खोलो भाई, तो यहाँ देखो 2x स्क्वायर तो एज इट इज रहेंगे। अब देखो a का स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर माइनस सूत्र का 2 गुणा a का मतलब 16 गुणा b का मतलब x और प्लस b स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर और प्लस 164। हो गया? अब देखो हल करो, 2x स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर करो, 16 को 16 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 256। कितना आएगा बच्चों 256 माइनस गुणा करें 16 दूनी 32, 32 को 1 से किया तो 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। ठीक है?
अब देखो हम क्या करेंगे, इन सब का इधर पक्षांतरण कर लेंगे, सबको इधर ले आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब द्विघात समीकरण बन जाएगी। सबको इधर ले आओ, तो 2x², ठीक है। अब देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो पहले ये माइनस का है तो इधर किसका जाएगा, प्लस का 32x और माइनस का x²। अब ये दोनों हो गए आपके 400, दोनों को जोड़ोगे ना तो ये हो जाएंगे आपके 420। देखो 6 और 4 10 की, ये प्लस के है तो किस में आएंगे, माइनस में, 10 की 0 और 6 और 5 11 और 1 12 का 2 हासिल का 1 3 और 1 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ोगे 420 हो जाएंगे, प्लस के इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हो गया समझ में। अब बच्चों आगे देखो, जोड़ बाकी करो, 2x² में से 1x² घटाओ, x² बचेगा, प्लस का 32x और माइनस का 420 बराबर में 0। देखो ये बन गए आपके द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरी सूत्र विधि, मतलब श्रीधराचार्य सूत्र से। तो तीनों विधियों में से कोई सी विधि कर लो, गुणनखंड से कर लो। गुणनखंड में क्या करते हैं, बीज की संख्या के 2 टुकड़े करते हैं। बीज की संख्या कितने हैं, 2। उन दोनों टुकड़ों को जोड़ो या घटाओ तो 32 आए, और दोनों टुकड़ों को गुणा करो तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल आना चाहिए। तो बताओ क्या टुकड़े होंगे 32 के, तो देखो 42 10, 42 को 10 से गुणा करेंगे तो 420 बनेगा, और 42 में से 10 घटाएंगे तो 32 बनेगा। तो आसान हो सकते हैं टुकड़े। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले x² प्लस इसके टुकड़े करेंगे तो एक तो होगा 42x और एक होगा माइनस का 10x। 42 में से 10 घटाएंगे तो 32 रहेंगे, 42 को 10 से गुणा करेंगे तो 420 हो जाएंगे, माइनस का 420 बराबर में 0 हो गया। अब बनाओ 2 के जोड़े, एक जोड़ा ये बनेगा और एक जोड़ा ये बनेगा, ठीक है। बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। x का भाग इसमें देंगे x, प्लस है तो प्लस, x का भाग इसमें देंगे तो 42 आ गया। अब यहाँ देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है, बताओ क्या कॉमन है, माइनस का 10 कॉमन है, क्योंकि दोनों में 10 का भाग जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 10 से 10 कट गया, x बचा, माइनस माइनस प्लस, 10 का भाग इसमें देंगे, देखो 0 0 कट गई तो कितना 42 बराबर में 0। देखो ये दोनों डिब्बे आपके समान होने चाहिए, अगर समान है तो बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से एक डिब्बा लेना है आपको। तो क्या लोगे भाई, यहाँ पर दोनों में से एक डिब्बा ले लो, क्या लोगे, x प्लस 42, ठीक है, और एक लेंगे बार वाला x माइनस 10, x माइनस 10 और बराबर में 0 हो गया। अब दोनों को रखना है 0 के बराबर, तो देखो दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 42 बराबर में 0 और x माइनस 10 बराबर में 0। x का मान ज्ञात करना है, 42 का पक्षांतरण करो, प्लस का है तो माइनस का, तो x बराबर माइनस का 42 और x बराबर माइनस से तो प्लस का 10। तो x के हमारे पास 2 उत्तर है, एक तो माइनस का 42 और एक प्लस का 10। तो बच्चों यहाँ पर हम केवल प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास संख्या प्लस में है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, प्लस वाला। अब बताओ हमने बड़ा भाग क्या माना था, x माना था, तो बड़ा भाग कितना आ गया भाई, 10 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे बड़ा भाग बराबर हो गया आपके 10। तो बताओ छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग क्या था 16 माइनस x, तो 16 में से हम कितना घटा देंगे, 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ा भाग तो 10 है और छोटा भाग कितना है, 6 है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से बच्चों आपको ये वाला सवाल करना था। उतारो सवाल नंबर 14, असमीका मॉड्यूल्स x छोटा है बराबर है 3 के हल समुच्चय को छायांकित कीजिए। बच्चों ये वाला सवाल प्रश्नावली 4 से है, तो कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है कि सर ये तो सिलेबस में नहीं है, फिर आपने मॉडल पेपर में कैसे। बच्चों ये सिलेबस में है, सिलेबस में 2 चर वाली असमीकाएं नहीं है। 2 चर मतलब जिसमें x और y दोनों हो, वो वाले सवाल नहीं है। यहाँ तो केवल x ही है, मतलब एक ही चर है, तो एक चर वाली असमीका आपके सिलेबस में है, तो आपको ये करना है। और बच्चों ये आपके ग्राफ में बनेगा, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ में बनाना है। तो देखो असमीका आपको दे रखी है,
दो जो ये खड़ी लाइनें हैं इनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। और छोटा है बराबर है किसके? 3 के। अब इसका हमें हल समुच्चय को क्या करना है? छायांकित करना है। अब देखो इन दो खड़ी लाइनों का मतलब है किसके अंदर की जो संख्या है वो आपके प्लस की भी हो सकती है और वो आपके माइनस की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो x है वो हमारे पास प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तो 2 बार लेंगे हम इसको। देखो नंबर 1, एक बार तो हम इसको प्लस में लेंगे, x छोटा है बराबर है किसके? 3 के, ये प्लस में ले लिया। और एक बार इसको माइनस में लेंगे, माइनस एक्स छोटा है या बराबर है किसके? 3 के। तो ये वाला जो नंबर है इसके अंदर वाला कोई भी नंबर प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। हो गया। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? इसको समीकरण के रूप में लिखना है। इसे क्या करना है? समीकरण के। तो क्या लिखेंगे? इसे समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर समीकरण के रूप का मतलब होता है कि यहाँ पर कैसे भी चिन्ह हो इनको हटाएंगे और इसकी जगह बराबर का चिन्ह लिखेंगे। कैसे? देखो x बराबर 3, तो ये हो गया आपके समीकरण। हो गया। अब क्या करना है? आपको टेबल बनानी है ऐसे, ठीक है। और टेबल में आपको निकालना है x और y का मान। कितने मान? आपको 3 मान निकालने हैं, ठीक है। तो देखो x का मान कितना है? 3। तो आपको x का मान तो हर जगह 3 ही रखना है। कितना रखना है? 3। अब y का मान आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे मैंने रखा 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये पहली टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर भी हमें सेम ऐसा ही करना है, इसे लिखना है समीकरण के रूप में, इसे समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ भी -x, अब इस चिन्ह को हटाओ और इसकी जगह लिखो बराबर में 3। अब देखो ये माइनस यहाँ है ना, तो दोनों में माइनस का भाग दे दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। हो गया। अब बनानी है आपको टेबल, और टेबल में आपको निकालना है x और y का मान। कितने मान निकालने हैं आपको? 3 मान निकालने हैं, ठीक है। देखो x का मान तो ये रहा, -3, -3 हर बार लेना, और y का मान कुछ भी, 1, 2, 3। ये बन गए आपके दोनों टेबल। अब इन दोनों टेबल की सहायता से आपको इधर ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम देखो ग्राफ पेपर पर 2 लाइनें खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तो आपको ये ध्यानपूर्वक ग्राफ पेपर पर करना है, ठीक है। तो ये वाला तो x अक्ष है, तो x इधर प्लस का और x इधर माइनस का। ये y अक्ष है, y इधर प्लस का और y इधर माइनस का। यहाँ मूल बिंदु होता है 0। अब इधर चलेंगे तो बिल्कुल आपको पैमाना सही रखना है, 1-1 सेंटीमीटर का। 1, 2, 3, 4, देखो कापी है। इधर -1, -2, -3, -4। ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, नीचे भी -1, -2, -3, -4 कापी है, ठीक है। अब देखो पहली इसको दर्शाएंगे यहाँ पर, पहली टेबल को। x का मान 3 प्लस में ये रहा, y का मान 1 प्लस में ये रहा। तो इधर से 3 के सामने और इधर से 1 के सामने, यहाँ पर बिंदु लगाना है। फिर x का मान 3, y का मान 2 प्लस में ऊपर, तो ये 3 और इधर से ये 2। फिर x का मान 3 और y का भी 3, तो इधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन तीनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये मिला दिया, ठीक है, ये मिला दिया। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार इस टेबल को भी यहाँ बताना है। x का मान -3, ये रहा x का -3, y का प्लस का 1 ऊपर, तो इधर से 3 के सामने और इधर से 1 के सामने। फिर x का मान -3, ये रहा, y का 2, तो इधर से 3 के सामने और इधर से 2 के सामने। फिर x का मान -3 और y का प्लस का 3, इधर 3 और इधर से 3। अब इनको भी हम क्या करेंगे? मिला देंगे स्केल की सहायता से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। बना दी हमने दोनों लाइनें, आप बिल्कुल सही से मिलाना है। बढ़ा दी। अब बच्चों में इनमें छायांकित करना है। क्या करना है? छायांकित। अब छायांकित करने के लिए इसको हम लेंगे यहाँ पर, ये जो लिखा है इसको हम इस चिन्ह के साथ यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और आगे जो भी है x y जो भी होता है ना, उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। क्या रखेंगे? 0, मतलब इसको हटाएंगे और यहाँ 0 और यहाँ ये 3, ठीक है। अब इस कथन को 0 छोटा है 3 से, क्या ये सही है? क्या 0 छोटा है 3 से? हाँ, 3 से छोटा होता है 0, मतलब ये कथन क्या है? सत्य है।
तो हम ये लिखेंगे यह समीकरण को संतुष्ट करता है। समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है, या आप लिख सकते हो यह सत्य है। और जब यह समीकरण को संतुष्ट करे तो आपका जो ग्राफ है वो बढ़ेगा मूल बिंदु की तरफ। किधर बढ़ेगा? मूल बिंदु। मूल बिंदु ये है, तो आपको क्या करना है? एक तीर इधर लगाना है, एक तीर इधर लगाना है, एक तीर इधर लगाना है, ये ठीक है। और इस पूरे भाग को आपको क्या करना है? छायांकित करना है, ठीक है। हर बार आपको यहाँ पर 0 रखना है, और अगर ये संतुष्ट करेगा तो मूल बिंदु की तरफ बनेगा, और अगर ये संतुष्ट नहीं करता, ये बात गलत होती, तो मूल बिंदु से दूसरी तरफ आपका छायांकित करना होता। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है, आसानी से आप 2 नंबर इसमें ला सकते हो। चलिए सवाल नंबर 15। बच्चों ये वाला सवाल आपके प्रश्नावली 6, 7 या 8 इन तीनों में से एक प्रश्नावली से आएगा, तो आपको ये ध्यानपूर्वक देखना है। तो देखो ये tan 3x बराबर sin 45 cos 45 प्लस sin 30 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको इस सवाल करने के लिए प्रश्नावली 6 में जो सारणी है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो सारणी आपको आनी चाहिए। सारणी में अगर मान आपको याद है तो आसानी से सवाल को कर सकते हो। तो चलिए करते हैं। देखो यहाँ पर है tan 3x बराबर sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम मान रखेंगे, सारणी में से देख के मान रखेंगे। जो भी मान आएगा वो tan का होगा, जो भी मान आएगा वो किसका होगा? tan का। कैसे? देखो tan 3x बराबर, अब sin 45 का मान हम लिखेंगे सारणी से, तो sin 45 का मान होता है बच्चों 1/√2। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो हम गुणा लेंगे। अब cos 45 का मान भी होता है 1/√2 प्लस sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। हल करेंगे। देखो tan 3x बराबर, अब देखो इन पहले गुणा करेंगे, 1 एकम 1 बटा, जब हम √2 को √2 से गुणा करते हैं तो ये 2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2। √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर tan 3x बराबर, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 1/2, ये भी 1/2, आधा और आधा 1, आधा और आधा कितना हो गया? 1 हो गया ना। अरे भाई ये भी आधा और ये भी आधे और आधे को जोड़ेंगे तो 1 हो गया, ठीक है। या आप लघुत्तम लेके भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? जो भी मान आएगा वो tan का आएगा। किसका आएगा? tan का। अब हम देखेंगे सारणी में हम देखेंगे कि tan का मान 1 कितने डिग्री पर होता है। तो आप देखोगे tan का मान 1 45 डिग्री पे होता है। तो ये जो मान है ना वो आपके tan 3x बराबर, ये किसका मान है? ये tan 45 का मान है, ठीक है। अब यहाँ देखो tan से tan कट गया, हमें मान किसका ज्ञात करना है? x का। तो ये 3 गुणा में तो किस में जाएगा? भाग में। तो x बराबर आ जाएगा 45/3, और 3 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 15 डिग्री हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, सारणी अगर आती है तो आसानी से इसको बना सकते हो। उतारो। सवाल नंबर 16, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बच्चों प्रश्नावली 8 से है ये सवाल। आपको प्रत्येक सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ना है, पहले ध्यान से समझना है, फिर उसको हल करना है, ठीक है। तो देखो एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो हम बढ़ाते हैं ऊर्ध्वाधर खंबा, ठीक है। ये खंबा हो गया और ये हो गई खंबे की परछाई, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है कि खंबे की ऊंचाई और खंबे की परछाई दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो देखो मान लो खंबे की ऊंचाई x है, तो बताओ परछाई भी क्या होगी? x ही होगी, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। अब उन्नयन कोण जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। तो यहाँ पर ये उन्नयन कोण क्या होगा ये बताना है। माना कि उन्नयन कोण थीटा है, उन्नयन कोण क्या है? थीटा, और ऊंचाई में से कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर, ठीक है। तो मानना उन्नयन कोण क्या मान लिया हमने? उन्नयन कोण थीटा, ठीक है, हो गया। अब थीटा का मान ज्ञात करना है। अब इस त्रिभुज का नाम दे देंगे ए, बी और सी, ठीक है।
अब देखो त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से हम इसमें लगाएंगे लाल बटे कक्का वाला नियम, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये तो क्या है, लंब, और ये क्या है, आधार। नियम है ना एल बटा के ए, ठीक है। ये होता है, यहाँ होता है साइन थीटा, यहाँ होता है कोस थीटा, और यहाँ होता है टेन थीटा। अब देखो ये तो है लंब, कोण के सामने लंब, और ये है आधार, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किस में आएगा, टेन में। तो हम यहाँ लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, हो गया। अब देखो टेन का तो टेन, कोण हमने थीटा माना तो थीटा बराबर लंब कितना, एक्स बटा आधार भी कितना, एक्स, ठीक है। अब देखो x का भाग x में जाएगा कितनी बार, एक बार, एक बार ही जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर टेन थीटा बराबर कितना आ गया, एक आ गया, आ गया। अब हमें देखनी पड़ेगी सारणी, प्रश्नावली 6 में जो त्रिकोणमितीय सारणी है वो सारणी में हमें देखना है कि टेन थीटा का मान एक कितने डिग्री पर होता है। तो टेन थीटा का मान एक 45 डिग्री पे होता है, कितने पे होता है, 45 पे। तो देखो टेन थीटा का टेन थीटा ए का मान कितना होगा, ये किसका मान है, ये टेन 45 का मान है। तो देखो यहाँ टेन से टेन कैंसिल, बताओ थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। तो ये आ जाएगा आपके थीटा कितना आ जाएगा, 45। जब खंबे की ऊंचाई और खंबे की परछाई दोनों बराबर हो तो हमेशा जो उन्नयन कोण होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। समझ में आ गया। अब देखो सवाल नंबर 17, आकृति में यदि कोण डी ए बी बराबर 60 डिग्री, कोण ए बी डी 50 डिग्री है तो कोण ए सी भी बराबर है। बच्चों ये आकृति दे रखी है, इसमें हमसे कहा है कि डी ए बी मतलब ये पूरा कंप्लीट कोण, ठीक है, ये 60 डिग्री है। कोण ए बी डी, ए बी डी ये वाला कोण 50 डिग्री है। तो कोण ए सी बी ज्ञात करो, ए सी बी मतलब ये वाला कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दो त्रिभुज है, एक तो ए बी और डी और एक ए सी बी, दो त्रिभुज है ना। तो बच्चों ऐसा त्रिभुज देखो जिसमें दोनों कोण आ रहे हो, पूरे दोनों पूरे कोण आ रहे हो। तो देखो ए बी डी इस त्रिभुज में दोनों कोण पूरे आ रहे हैं। बताओ ये वाला पूरा कोण आ रहा है और ये भी आ रहा है, जो दे रखे हैं ना कोण वो दोनों पूरे आ रहे हैं। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो ये वाला कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ये ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमें तो ये ज्ञात करना है। तो देखो ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कैसे बराबर है, देखो यहाँ पर ये वाला चाप है ना, इसी चाप से बना ये कोण और इसी चाप से बना ये कोण। एक ही चाप से एक ही वृत्तखंड में बने हुए कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो इसी चाप से ये कोण बन रहा है और इसी चाप से, तो पहले हम ये कोण ज्ञात करेंगे फिर इसको इसके बराबर कर लेंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा भाई, ए बी डी लेंगे। त्रिभुज ए बी डी से ये वाला ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसमें जो कोण हमें दे रखे हैं वो दोनों पूरे कोण हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180। कितना होता है, 180 होता है ना। इस कोण का नाम क्या है, डी ए बी। देखो कोण डी ए बी प्लस कोण, इसका नाम क्या है, हो रहा ए बी डी प्लस, ये दो कोण तो आगे और एक ये वाला ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। कारण क्या है बताओ, त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। अब देखो कोण डी ए बी कितना है, 60 प्लस ए बी डी कितना है, 50 प्लस कोण ए डी बी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर 180। अब क्या करेंगे, ये ज्ञात करना है तो इन दोनों को जोड़ के हम उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो 110 दोनों को जोड़ा 110 उधर जाएगा, तो कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110। तो कोण ए डी बी बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आया, ये कोण अगर 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 ही होगा। क्यों, एकांतर वर्तखंड में बने कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। एक ही वर्तखंड में, सॉरी एक ही वर्तखंड में बने कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो देखो यहाँ पर हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, कोण ए सी बी ज्ञात करना है। कोण ए सी बी किसके बराबर है, कोण ए डी बी के। बताओ दोनों क्यों बराबर है, एक ही वर्तखंड में
बने कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा, तो ACB भी कितना हो जाएगा आपके 70 डिग्री हो जाएगा। आ गया समझ में? तो बहुत ही आसान है, ध्यान से आपको ये सवाल करने हैं। सवाल नंबर 18, 1 2.8 सेमी त्रिज्या वाले वर्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। बच्चों प्रश्नावली 14 से ये सवाल आपको रचना करनी है स्पर्श रेखा की। तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो आपको प्रकार लेना है और प्रकार में 2.8 सेमी त्रिज्या का चाप भरना है और चाप भरकर आपको एक वृत्त बनाना है। ठीक है, ये हमने 2.8 सेमी त्रिज्या का क्या बनाया, वर्त बनाया और ये वर्त का केंद्र हो जाएगा O। बच्चों आपको रचना के पद भी लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हाथ टू हाथ आप साथ के साथ रचना के पद भी लिखोगे, रचना के पद। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, सर्वप्रथम 2.8 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो सर्वप्रथम 2.8 सेमी त्रिज्या का वृत्त प्रकार की सहायता से बनाया। हो गया। अब क्या करना है, इस वृत्त पर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए इसकी परिधि पर कहीं पे भी एक बिंदु ले लो। तो मान लो यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया और उसका नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। तो नंबर 2 पे ये भी लिखना पड़ेगा, वर्त पर एक बिंदु क्या नाम है, P लिया। ठीक है, ले लिया P। अब क्या करोगे, इस P को O से मिलाओगे। P को किससे मिलाओगे, O से। ठीक है, तो नंबर 3 में क्या लिखोगे, P को O से मिलाया। P को किससे मिलाया, O से। ठीक है, अब हमें खींचनी है स्पर्श रेखा P बिंदु पर। तो बच्चों जो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य हमेशा होता है 90 डिग्री का कोण। कितने का कोण होता है, तो अगर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है तो यहाँ बनाना पड़ेगा आपको 90 डिग्री का कोण। तो कैसे बनाओगे, देखो प्रकार से बनाना है। प्रकार को यहाँ रखोगे और यहाँ से आप इस तरह से एक चाप काट दोगे। काट दिया। अब प्रकार के नुकीले सिरे को यहाँ रखोगे और यहाँ से जब पहली बार चाप काटोगे तो ये 60 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ 60 पर रखोगे प्रकार को और इधर काटोगे तो ये 120 डिग्री का कोण बनता है। कितने का, 120 का। लेकिन हमें 90 का बनाना है, तो एक बार तो 60 से इधर ऊपर काटना है और एक बार यहाँ 120 से इधर ऊपर काटना है। तो जहाँ पर भी ये कटेगा तो यहाँ बनेगा आपके 90 डिग्री का कोण। और इस 90 डिग्री के कोण को आपको इस P बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींचनी है और इस रेखा का कोई भी नाम आप दे सकते हो, जैसे L नाम दे दो। ठीक है, तो ये जो L है ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो आपको त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य में से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, ये कोण आपको बनाना है। तो नंबर 4 पे क्या लिखेंगे, P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या लिखोगे, इस प्रकार स्पर्श रेखा L की रचना की। बिंदु P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाया और रेखा L खींची। ठीक है, और फिर लिखना है इस प्रकार स्पर्श रेखा L की रचना। बस इतना सा करना है, आसानी से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखो सवाल नंबर 19, यदि प्रिंस पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 8, 13, 18 सेकंड में पार करता है तो 78 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा। हमें सिग्नल लाइट की संख्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस सवाल को करने के लिए हम बनाएंगे इसको समांतर श्रेणी। क्या बनाओगे, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, AP लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो समांतर श्रेणी, पहले 3 सेकंड, फिर 8 सेकंड, फिर 13 सेकंड, फिर 18 सेकंड और ऐसे डॉट 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 लास्ट में कितने, 78 सेकंड। भाई पहली सिग्नल लाइट 3 सेकंड में, दूसरी 8 में, तीसरी 13 में, चौथी 18 सेकंड में पार करता है। तुम्हें बताना है 78 सेकंड में वो कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा, ये हमें बताना है। समांतर श्रेणी बन गए आपके। अब सिग्नल लाइट संख्या ज्ञात करनी है, मतलब N ज्ञात करना है, पदों की संख्या।
और जब हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी हो तो सूत्र क्या होता है समांतर श्रेणी में, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, तो अंतिम पद ये रहा आपके 78, तो ये आ जाएगा 78 बराबर ए का मतलब पहला पद कितना 3 प्लस एन पदों की संख्या जो में करनी है ज्ञात माइनस 1 इंटू डी का मतलब होता है सारवंतर। अब सारवंतर कैसे निकालते हैं, लगातार 2 पद लेने हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाना है, 8 में से 3 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा सारवंतर। समझ में आ रहा है बच्चों, n का मान ज्ञात करना है यहाँ से हमें, तो सबसे पहले आपको 3 का इधर पक्षांतरण करना है, 3 प्लस का है तो किस में आ जाएगा माइनस में, तो 78 माइनस 3। अब 5 का करना है पक्षांतरण, 5 यहाँ गुणा में है तो किस में आ जाएगा भाग में, बराबर बचेगा n माइनस 1। अब देखो तो यहाँ बचा आपके 75 बटा 5 बराबर हो जाएगा n माइनस 1। अब 5 का भाग देना है, 5 का भाग दोगे ना तो ये जाएगा आपके 15 बार, कितनी बार 15 बार, तो क्या आया n माइनस 1 बराबर 15, ये आया। अब हमें मान n का ज्ञात करना है तो इस 1 का उधर क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा n बराबर 15 प्लस 1, तो n बराबर क्या हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। तो बताओ 78 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा, 16वीं सिग्नल लाइट वो पार कर चुका होगा। तो बच्चों ये आपके भाग ब समाप्त होता है। आज की इस क्लास में हम भाग ब ही करेंगे, जल्दी अगली क्लास में भाग स द और ए भी हम लेकर आएंगे। आपको कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि सभी बच्चों को इनका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।